नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव की। दरअसल जिस तिथि का, जिस तारीख का सभी को इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है कि 5 राज्यों के चुनाव कब होंगे, कब मतदान होगा और कब मतगणना होगी। क्या फर्क पड़ने वाला है आचार संहिता लगने के बाद? आदर्श आचार संहिता क्या होती है और आदर्श आचार संहिता के बाद क्या राजनीतिक दलों की जो रणनीति है उसमें परिवर्तन आएगा या फिर उस क्या कुछ कार्यप्रणाली रहेगी राजनीतिक दलों की? साथ ही क्या राजनीतिक दल तैयार थे कि आज आचार संहिता लगे? हालांकि पिछले बार भी जब हमने देखा था कि 2018 के चुनावों में लगभग यही कमोबेशी स्थिति रही। 17 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लगी थी और इस बार आज 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने की बात कही जा रही है। क्या असर पड़ने वाला है? राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या हैं? कितने वोटर बढ़े हैं, वो कितना प्रभावित करेंगे इन चुनावों को, हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई these जी। polls? आलोक जी, बहुत And स्वागत है have आपका you देश न्यूज had में। any जी आलोक discussions जी, with आज the आदर्श government आचार on संहिता scheduling of these polls? लागू हो रही Can है। you just introduce yourself? सबसे पहली बात की दर्शक ये भी I'm जानना चाहेंगे कि Bharti Jain आदर्श from the आचार Times of संहिता India. होती Thank क्या you. है और इसके लगने के बाद क्या क्या चीजें आती हैं, Yeah, कौन second कौन सी row चीजों or पर left. किया जाता है? That's the last. That's the last one. Yeah. सर, मैं अरविंद हूं दैनिक जागरण से। मेरा सवाल है फ्रीवीज से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में फ्रीवीज को लेकर प्रतिस्पर्धा बड़ी तेजी से बढ़ी है, इसको आयोग किस तरीके से देख रहा है और इस पर क्या कुछ अंकुश लगाने की भी जरूरत समझता है? ऐसे मुद्दों को रोक दिया जाता है। Yeah, I think that's the last. आयोग उस पर नजर रखता है जी। और कोई भी शासकीय मंजूरियां होती हैं, That will be the last उसमें one. मंजूरियों को सर, पहले मैं निर्वाचन अनिरुद्ध हूँ आयोग की दैनिक अनुमति भास्कर लेना से। होती है, अभी उसके 3 बाद दिन में पहले वो मध्य काम प्रदेश के किए एक जा लीडर सकते ने हैं। कहा कि इस अगर तरीके से कुछ अपनी नियमों में अपोजिट बांधा पार्टी के गया है बारे में कि अगर ताकि उस कोई पार्टी को वहां से पॉलिटिकल जीरो पार्टी वोट जो मिलेगा सत्ता तो में मैं है उस खास तौर बूथ से, के वो इंचार्ज को अनाप शनाप 51,000 पैसे रुपए ना ले दूंगा। सके तो क्या इस और तरह की जनमत को प्रभावित जो कर गतिविधि सके। है उसको आप किस तरह से लेते हैं और इसका जाहिर सी बात है, कैसे इसके निवारण लिए करेंगे? Thank you. सभी राजनीतिक दल तैयार Three थे। questions. कांग्रेस भी Postal तैयार ballot, थी, J&K and किया गया। freebies. भाजपा तो And अकेली that's the मध्य प्रदेश में last. जी। बाकी राज्यों में तो Postal अलग-अलग ballot सरकारें का हैं। जैसे छत्तीसगढ़ और दुरुपयोग we राजस्थान will में not कांग्रेस say, की सरकार है जी। और but postal तेलंगाना में ballot, भारत राष्ट्र समिति की है। voters और मिजो using नेशनल फ्रंट postal मिजोरम की ballots है। becoming तो इन a सभी force जगह ये and मिजोरम में संघर्ष भी, सामाजिक a संघर्ष भी interest हुआ। group तो ये सारी and चीजों decide पे and चुनाव आयोग की निगरानी deciding और after the बिना poll फैसले कोई as to सत्तारूढ़ where to गठबंधन cast the नहीं vote करेगा was और not इसके लिए शिकायतों पे perceived, भी was गौर not किया जाएगा। was not the बिल्कुल right आपने सही कहा practice. कि ये एक चीज रहेगी। जब यहाँ पोलिंग पर हो अयोध्या गई, में जैसे कि हम दर्शकों को बता दें कि चुनाव की तारीखों का जो ऐलान किया गया है कि राजस्थान में 23 नवंबर को और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इन तारीखों का ऐलान किया गया है। सबसे पहली चीज इस पर हम चर्चा करेंगे तारीखों का कि ये जो तारीखें हैं क्या मायने रखती हैं। लेकिन एक बात आई है कि पिछले कुछ दशक से पहले यदि हम बात करें, ज्यादा नहीं 2 दशक पहले तक, तो चुनाव आयोग की इतनी महत्ता नहीं समझी जाती थी। टीएन शेषन के बाद समझा गया कि चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग का खौफ क्या है। तो पहले की कार्यप्रणाली में और वर्तमान की कार्यप्रणाली में आयोग की क्या कार्यप्रणाली में कुछ अंतर आया है? नहीं, अब ज्यादा टेक्निकल हो गया है मामला जी। और कंप्यूटराइजेशन के बाद में इतने सारे आंकड़े जो है वो लाइव हो गए हैं। जी। शेषन साहब ने सबसे पहले जी। जो वोटर कार्ड बनाने की बात करी थी, जी हाँ। और उसके बाद में से लेके अब तक सूचियां बन गई, रिफाइन हो गई, नई जी। सूची हो गई, बीएलओज की जिम्मेदारियां बदल गई, उसका काम टेक्निकल हो गया, अलग अलग सेक्टर में बांट दिया गया। जी। तो ये सारी चीजें होने से चुनाव जो है बहुत तकनीकी आधार पर लड़ा जाने लगा है। जी। और इसमें जो घोटाले घपले होते थे जी। उन पे भी बहुत अंकुश लगा है। खासतौर से पहले तो कई दूर दराज के क्षेत्रों में वोटिंग फर्जी पोलिंग हो जाती थी। अब फर्जी पोलिंग को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया गया, तो पोलिंग नहीं कर सकते आप, पूरे वोट नहीं बदल सकते जी। तो ये सब जो चीजें हैं ये अच्छा है लोकतंत्र की मजबूती के लिए जी। और इसमें काफी काम हुआ है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम हुआ है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होना है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को हो रहा है। 2 चरणों में मतदान छत्तीसगढ़ में रखा है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान रखने की कोई विशेष वजह हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लंबा लंबा है और छत्तीसगढ़ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना थोड़ा सा कठिन होता है। जी। तो ये है, बाकी और कोई ऐसा कारण नहीं है जी। कि छत्तीसगढ़ में 2 हिस्सों में किया गया है। जी। सारी पूरी टीम को मोबिलाइज करना पड़ता है। जी। तो वहाँ के संसाधनों को देख के ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल। और जिस तरह से एक बात और देखने में आती है कि हर चुनाव में कुछ
फेरबदल होता है मतदाता सूची का, इस चुनाव में भी ये चीज़ देखने के लिए मिली है। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर है कि महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है, महिला मतदाताएं बढ़ी हैं इस बार। तो आपको क्या लगता है कि जो महिला मतदाता हैं निर्णायक की भूमिका में हो सकती हैं या चुनाव को कितना प्रभावित कर सकती हैं? बिल्कुल होंगी, क्योंकि खासतौर से भाजपा ने जो राज्य की सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में खुद भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये पार्टी ने महिला मतदाताओं के लिए जितनी घोषणाएं की हैं और जितनी सारी योजनाएं शुरू की हैं वो निश्चित रूप से महिला मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। खासतौर से वो कानून बनाने के बाद में जो महिलाओं को अधिकार दिए गए और जिस तरीके से महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है वो महिला मतदाताओं को प्रभावित करेगा। लगभग आधे वोट होते हैं, तो जाहिर सी बात है इस चुनाव में महिला मतदाता बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिका में रहेगी। बिल्कुल, ये एक प्रभावी भूमिका में रहने वाली हैं और विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान की तिथि की घोषणा कर दी गई है, राजस्थान में 23 नवंबर को सिंगल फेज में मतदान की घोषणा हुई है। साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे, वहां पर मतदान होगा, लेकिन वहां पर सिंगल फेज में चुनाव होगा। तेलंगाना में भी 30 नवंबर को मतदान होगा और तेलंगाना में भी एक ही फेज में वोटिंग होगी। 5 राज्यों के रिजल्ट एक साथ आएंगे और 3 दिसंबर को आएंगे। परिणामों की जो घोषणा है 3 दिसंबर को की जाएगी, 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयुक्त के अनुसार कि इन राज्यों में कुल लगभग 16 करोड़ मतदाता हैं, 16.14 करोड़ मतदाता हैं और इनमें से 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, लगभग 7 करोड़ 80 लाख महिला मतदाता हैं। यहाँ एक बार जरूर आ रही है आलोक सिंह जी की इस बार लगभग 60,20,000 इन 5 राज्यों में देखा तो नए मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, उसमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं। ये इस परिदृश्य में 2 सवाल करना चाहूंगा कि 5 राज्यों के परिदृश्य में ये 60 लाख मतदाताओं की भूमिका क्या होने वाली है और मध्य प्रदेश के परिदृश्य में वो मतदाता जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वो जब आज इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे तो अभी उन्होंने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं है। उनके जब मतदान की उम्र हुई है तो उन्होंने, जब उनका जन्म हुआ तो उस समय कांग्रेस का शासन नहीं रहा है, उसके असर लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही देखा है। तो ऐसी स्थिति में इन मतदाताओं के मन में क्या हो सकता है और ये पूरे 5 राज्यों में 60,20,000 नए मतदाता क्या भूमिका निभाने वाले हैं? बिल्कुल, नए मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस ने तो खासतौर से इस पर केंद्रित किया है। भाजपा ने भी किया, लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि नया मतदाता बदलाव चाहता है तो उस बदलाव का लाभ उसको मिलेगा। तो ये सोचते हुए कांग्रेस ने युवा मतदाताओं पर विशेष केंद्रित किया है और राहुल गांधी को भी बार बार युवा बताया जाता है। तो वो कोशिश कर रही कांग्रेस की हमें युवा मतदाताओं का साथ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में जिस तरीके से कई देशों में युद्ध हैं और अलग अलग परिस्थितियां हैं, वैश्विक स्तर पे भारत का जो परफॉर्मेंस है ये सारी चीजें युवा मतदाताओं को ही सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बिल्कुल। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि युवा मतदाता बदलाव प्रेमी है। तो फिर भी बदलाव होता है। युवा मतदाता सोचता है कि अब चलो ये इतनी साल देख लिया हमने भाजपा की सरकार, अब कांग्रेस की देखें। तो मध्य प्रदेश में खासतौर से ये खतरा भारतीय जनता पार्टी को नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये चीजें नजर आती हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ में एक और बात बड़ी मायने रखती है। यहाँ एक बात है कि चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसके आधार पर 8,192 पोलिंग बूथ हैं इन 5 राज्यों में जहां पर महिलाएं कमान संभालने वाली हैं। तो ये जो महिला आरक्षण की बात कही गई है, महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हुई है, ये उसी का परिणाम है या फिर चुनाव आयोग की इस पहल को दर्शाना चाहता है कि महिलाएं समाज में हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं? नहीं, महिलाओं के लिए भारत सरकार ने जितनी कोशिश की है पहले कांग्रेस की सरकार ने भी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके महत्व को समझा और जिस तरीके से जो फैसले लिए, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं पुरानी जो परंपरागत सोच थी उससे बाहर निकली हैं और वो इस वक्त कई जगह भाजपा के साथ में है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने असर किया है, अपने अपील की है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा क्रांति हो जाएगी ऐसा भी नहीं कह सकते। पर महिला मतदाताओं के बीच में गांव-गांव तक, अब मध्य प्रदेश में तो खास तौर से जिस तरीके से लाडली बहना योजना चलाई गई और महिलाओं को आर्थिक आधार पर सशक्त किया गया, ये बहुत डिसीजन मेकर पॉइंट बन रहा है। बिल्कुल। क्या अभी तक आप ये देखें कि मूल्य सूचकांक के आधार पे बड़ा वेतन पाने वाले को भी महंगाई का वही बोझ झेलना पड़ रहा था और आम परिवार को भी। तो आम परिवार के लिए आर्थिक आधार पे सहयोग करके जो उसकी भरपाई करने की कोशिश की है सरकार ने, वो बहुत क्रांतिकारी साबित हुई है
और उसका असर देखने में मिल रहा है। गांव-गांव तक महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो कांग्रेस को जाहिर सी बात है ये कड़ी चुनौती का सामना इसके लिए करना पड़ेगा इस मुद्दे पर। कांग्रेस के लिए चुनौती तो होने वाली है, और ये जो चुनौती है, इस चुनौती का सामना जब किया जाएगा तो वो चुनाव परिणाम उससे कितना प्रभावित होने वाले हैं। और आपको बता दें कि 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 60 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इसमें से 18-19 साल के बीच जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं की उम्र है 18 से 19 वर्ष के बीच में, और वो पहली बार मतदान करने वाले हैं। इन पूरे मतदाताओं में 15 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो 18 साल अपने पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन जिनकी उम्र 19 वर्ष नहीं हुई है। हालांकि एडवांस एप्लीकेशन उनको प्राप्त हो चुकी है। और 17,734 मॉडल बूथ होंगे, जिसमें से 621 पोलिंग बूथों को दिव्यांग कर्मचारी मैनेज करेंगे, और 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालने वाली हैं। जैसे कि हमने बताया कि महिलाएं कमान संभालने वाली, तो ये जो महिलाएं हैं, मैंने कहा, आपसे पूछा भी आलोक जी कि महिलाओं की भूमिका और महिलाएं कमान संभालने, यहां एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि इन राज्यों में महिलाओं के लिए जिन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जो वर्तमान की वहां सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उन सरकारों ने जो योजनाएं संचालित की हैं महिलाओं के लिए, उनका कितना असर होने वाला है, या फिर जो विपक्ष में बैठे हुए दल हैं उन्होंने महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की हैं उनका कितना असर होने वाला है? एक तरफ डिलीवरी है, एक तरफ वादे हैं जी। तो जाहिर सी बात है डिलीवरी भारी पड़ती है। हाँ। यहाँ तो दिया जाने लगा है। आप हाँ। मध्य प्रदेश में तो खास तौर से शिवराज जी कह रहे हैं 3,000 तक देंगे। जी हाँ। तो ये जो चीज है, वादा यहाँ 3,000 का है, वहाँ 1,500 का है। हाँ। और यहाँ पे डिलीवरी है। हाँ। तो डिलीवरी जाहिर तौर से ज्यादा असरकारी है, और इसका असर न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान में भी होने वाला है जी। तो और तेलंगाना में जिस तरीके से पॉलिटिकल विंग चली है वो धर्म के आधार पर चली है, धार्मिक विभाजन के आधार पर चली, तो वो चीजें अब जो लोगों को अपील नहीं कर रही हैं। हाँ। खासतौर से कोरोना के बाद में, कोरोना में जिस तरह से जीवन मृत्यु का संघर्ष देखा लोगों ने करीब से, उसके बाद में लोग अब ये जातिगत मुद्दों पर नहीं टंगे रह रहे हैं, वो बदल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास जो बातें की हैं वो अपील ज्यादा कर रही हैं। तो कांग्रेस को कठिनाई है। कांग्रेस कई जगह अपनी अच्छी भूमिका निभा रही है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिससे लोगों के बीच में अपील की है उसने, और कांग्रेस की जो खोई प्रतिष्ठा है वो वापस लौटाई है। तो टसल तो रहेगी, और दोनों मुद्दों में महिला मतदाता बहुत असरकारी रहेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बहुत गहरा काम किया है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एक बात और मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से लगभग 1,01,000 पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग करने की बात कही गई और आदिवासियों के लिए स्पेशल बूथ बनाने की बात कही गई है, साथ ही एक और खास बात इस बार देखी जा रही है कि हर 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ होंगे। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बॉर्डर पर चांदामेटा और जगदलपुर बस्ती में बसे हुए तुलसी डोंगरी हिल एरिया में पहली बार बूथ स्टेशन बनाया गया है, वहां पहली बार मतदान होने वाला है। और पहले ग्रामीणों को वोट करने के लिए, क्योंकि इन क्षेत्रों का जिनका मैंने उल्लेख किया कि लगभग 8 किलोमीटर दूर तक चलकर जाना पड़ता था, तब वो जाकर के वो मतदान कर पाते थे। राजस्थान में मझौली बाड़मेर में बूथ 5 किलोमीटर दूर रहा है 2018 के चुनाव में, और 49 वोटर के लिए नया बूथ बनाया गया है 2023 के चुनाव के लिए। वहां पर केवल और केवल 49 वोटर्स हैं, 49 मतदाता हैं जिनके लिए ये नया बूथ बनाया गया है। तो ये जो चुनाव आयोग की पहल है, आलोक सिंह जी, मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे एक और बात है कि जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं उन मतदाताओं पर तक सीधे घर पहुंच करके उनसे वहां मतदान कराने की बात कही जा रही है कि उन्हें बूथ तक नहीं आना है। हर 2 किलोमीटर में बूथ बनाया जा रहा है, और कई क्षेत्रों में पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये जो पहल की गई है या इस तरह के जो प्रयोग किए गए हैं, इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना है क्या? बिल्कुल मतदान पे असर पड़ेगा जी। और खासतौर से बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन पड़ेगा असर जी। खासतौर से तब जब मोबाइल से वोटिंग होने लगे, हाँ। तब बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है जी। हाँ। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको मोबाइल यूनिट ही जाना है, हाँ। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो दूर दराज के वोट छूट जाते हैं जी, वो आपको मिल जाएंगे। और ये अच्छा है कि कम से कम देश के टोटल मानस का अध्ययन अच्छे से किया जा सकेगा इससे जी। बिल्कुल। एक और बात है कि सी विजिल ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेगा इस बार। हालांकि पहले भी इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन इस बार जो है सख्ती दिखेगी कि सी विजिल ऐप के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों की जो चुनावी गतिविधियां हैं उन पर नजर रखी जाएगी, और इसी ऐप के जरिए लोग शिकायत भी कर सकेंगे। क्योंकि जैसा कि देखा कि मध्य प्रदेश में देवगांव और मंडला जिले के बिछिया में 350 वोटर्स के लिए बूथ भी बनाया गया है, और ये जो बूथ है ये एसडीएम हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर था।
अब वो दूर है अभी पर, लेकिन ये चीज बनाई गई है। यहाँ हम सी विजिल ऐप की बात करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने चुनावों में देखा है आलोक सिंह जी कि किसी एक राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जब कभी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात आती है तो शिकायत की जाती है, उस पर एक्शन लिया जाता है। कई बार ये स्थिति भी आती है कि उस शिकायत का निराकरण चुनाव के बाद तक उस पर जांच की जाती है, फिर उस पर पेशी होती है, उस पर जवाब मांगे जाते हैं, तब जाकर के उसमें वो निराकरण होता है कि वो वास्तव में जिसकी शिकायत की गई है वो शिकायत सही थी या नहीं थी, ये चीजें होती। तो अब ये सी विजिल ऐप के माध्यम से जो गतिविधियां पर नजर रखने वाली बात आ रही है और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही जा रही है, तो इससे कितनी वो चीजें निर्मित होंगी कि वहां पर शिकायत जल्दी हो जाएंगी या फिर उसके परिणाम जल्दी आ जाएंगे या चुनाव आयोग एक्शन जल्दी ले लेगा? नहीं, बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। अब आप ये देखिए, जितना डिजिटल काम हुआ है जी, आप फॉरेंसिक साइंस का जितना डेवलपमेंट हुआ है जी, उसमें भी अपराधी को खोजना सरल हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे अपराधी को और शिकायतकर्ता को जी। दोनों को खोजना सरल हो गया है। यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल से शिकायत करेगा जी, तो पहली बात तो सेंडर फिक्स है, सेंडर को खोजा जा सकता है, सेंडर को पढ़ा जा सकता है, जी। वो क्या है उसकी हिस्ट्री जानी जा सकती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है बहुत सरल हैं, हाँ। इसलिए फैसला लेना सरल हो जाएगा। बिल्कुल। पहले फर्जी शिकायतें होती थी, कागज पर लिख दिया और भेज दिया, जी हाँ, वो अब उसके पहले आप ढूंढो शिकायतकर्ता कहाँ जी है, बिल्कुल, शिकायतकर्ता के बाद में आप निराकरण करोगे। हाँ। लेकिन अब एक पक्ष तो कम से कम फिक्स है कि शिकायतकर्ता फिक्स है, उसने बता दिया कि हमने ये पाया, जी। उसकी जांच करना सरल है, जल्दी से जांच हो जाएगी, जल्दी जी। से जल्दी उस पर नतीजा आ जाएगा जी। और एक्शन लिया जा सकेगा। तो बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का असर तो पड़ रहा है, हाँ। और ये बहुत ज्यादा आगे जाने वाले चुनाव में और भी ज्यादा असर हो जाएगा। जी। लेकिन फिलहाल भी बहुत कुछ काम हुआ है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव आयोग ने तैयारियां तो बहुत की हैं, लेकिन जैसा कि राजीव कुमार ने बताया भी कि चुनाव आयोग पिछले 6 माह से इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था और संपूर्ण तैयारी हो जाने के बाद में आज उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक सवाल, क्या सभी राजनीतिक दल आज की तारीख के लिए तैयार थे कि वो आदर्श आचार संहिता लग जाएगी तो वो उसके बाद अपनी गतिविधियों पर नजर बढ़ा देंगे, या जैसे कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें अभी सामने आ जाएंगी कि नामांकन की तारीख क्या है, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख क्या है, तो ये सब चीजें सामने आएंगी अभी। लेकिन क्या सभी राजनीतिक दल आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के घोषणा के लिए तैयार थे? बिल्कुल तैयार थे। वो तो लग रहा था, लगातार लग रहा था, 4-5 दिनों से लगातार लग रहा था कि अब जी। घोषित हुआ, अब घोषित हुआ। तो ये तो बिल्कुल तैयार थे। जी। कल चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा कर दिया था, रात से ही सारी बातें कह दी थी। जी। और वो पूरे देश में एक मानस बन गया था कि 12 बजे आचार संहिता लगने वाली। जी। तो आचार संहिता की बात हो गई है। हाँ। लेकिन सरकार के लेवल पे बहुत ज्यादा इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि कोई जनता के जरूरी काम ना रोके। जी। क्योंकि चुनाव आयोग किसी बात के लिए रोक नहीं लगाता। जी। कोई जरूरत का काम है उस पर जी। कोई रोक नहीं है। जी। लेकिन हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई अपने अधिकार का दुरुपयोग करना चाहेगी उस पर जरूर रोक है। बिल्कुल। तो कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें ये शिकायत कही जाती है कि सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर लिया। जी। फिर उस पर चुनाव आयोग अध्ययन करता है। जी। तो ये सब स्थिति आएंगी। लेकिन बहुत ज्यादा हम वही कह रहे हैं कि टेक्निकल जो काम हो गया उसमें बड़ा सरल हो गया है। हाँ। और जिन बातों पे आपत्ति है, जो लगता है कि कुछ जनता को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें सरकार चुनाव आयोग से उसकी निगरानी में वो फैसले लेती है। जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता के काम नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एक बात और आ रही कि इस महीने की आखिरी तारीख तक हर राजनीतिक दल को अपने चंदे की जानकारी देना है। पहले भी ये चीजें होती रही हैं, लेकिन ये मतदान से पहले ये चीजें कर दी गई हैं अब कि इस महीने की आखिरी तारीख तक हर राजनीतिक दल अपने चंदे की जानकारी को, उनको कितना चंदा कहां से कैसा प्राप्त हुआ है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है चुनाव आयोग की? अब आप ये देख लें कि सारा पैसा अकाउंट में रखना जरूरी है। जी हाँ। और जब अकाउंट में आता है बहुत सारा डोनेशन, तो अकाउंट टू अकाउंट ही आता है। जी। तो उसमें ज्यादा देरी लगने की कोई बहाना बनाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। आपके पास में जो थोड़ा बहुत नगद राशि आई है उसका हिसाब आप इकट्ठा कर लें। हाँ। बाकी आपको प्रिंट आउट देना है और वहां सबमिट कर देना है। जी तो ये तो बहुत अच्छी चीज है और ये अंकुश बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां कहती कुछ है, करती कुछ है। जी हाँ। तो उस पे उनके कथनी करनी में अंतर ना रहे। हाँ। और उन पर निगरानी रखी जा सके कि कोई गलत काला धन इस्तेमाल ना हो। जी। इस लिहाज से ये निगरानी की गई है। तो अच्छा है। वैसे भी आज भारत में धन के आवागमन पे इतना ज्यादा निगरानी है, चाहे ईडी की हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो, सबकी निगरानी है। और ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन होने लगे हैं। जीएसटी के कारण सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गए हैं।
तो इसलिए बहुत ज्यादा आप देरी नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं बना सकते, प्रिंट आउट देना है दे दें, और क्या। अक्सर एक चीज देखने में आती है कि जब कभी बात होती है चुनाव खर्च की, चुनाव आयोग ने एक निश्चित सीमा बना रखी है कि आपको इतने खर्च के अंदर ही चुनाव प्रचार करना है, चुनाव प्रसार करना है, अपना जो भी चीजें करनी है, जनसंपर्क करना है या बड़े नेताओं की सभा करानी है, तो वो एक हो जाता है कि स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल कर दिए कि उनका जो खर्च है वो पार्टी के खाते में चला जाएगा, प्रत्याशी के खाते में नहीं जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार चाय से लेकर समोसे बिस्किट तक की सारी चीजों की, कुर्सियां लगाने की, सोफा लगाने तक की, यदि कोई सभा हो रही तो वहाँ कुर्सियां लगी हैं, सभा लगी है, चाय पिला रहा है प्रत्याशी के द्वारा, यदि चाय पिलाई जा रही है कार्यकर्ताओं को, तो उसका सबका खर्च निर्धारित कर दिया। लेकिन तब भी एक बात कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी परोक्ष रूप से हर बार सामने आती है कि इस प्रत्याशी ने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है, पैसा खर्च करके जीते हैं, या फिर ये बात भी आती है कि इन्होंने इतना ज्यादा पैसा खर्च करे तब भी नहीं जीत पाए हैं। तो ये जो चीजें हैं वास्तव में ये पारदर्शिता के साथ आ पाएंगी इन सारे सिस्टम के साथ में? बिल्कुल आएंगी। और पहले बहुत था, जनता को 5 साल तक कुछ भी नहीं मदद मिलती थी जी। तो इन वक्त पे, चुनाव के वक्त पे नोट बांटने की परंपरा चलती थी, नोट बांटना, शराब बांटना, ये चलता था। अब लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों ने बहुत पहले से काम करना शुरू किया और हितग्राही मूलक योजनाएं बनाई हैं। वो उन हितग्राही मूलक योजनाओं से सरकार बताती है कि हमने आपके लिए इतना काम किया है। तो ये सब बहुत पहले से काम होता है। अब ये सरकार के कीमागिरी है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए लाभ पहुंचा पाए, वो कैसे वित्तीय प्रबंधन करे, ये सरकार की होशियारी पर डिपेंड करता है। तो जो सरकारें अच्छा वित्तीय प्रबंधन करती हैं वो, उनको जनमत ज्यादा है, और जो लोग कम वित्तीय प्रबंधन कर पाते हैं उनको ये नोट बांटने की जरूरत पड़ती है। तो ये नोट बांटने की निगरानी की जा रही है चुनाव आयोग से, अच्छी चीज है, और इसमें तो और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल सख्ती होना चाहिए। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आज 5 राज्यों के चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, मतदान का और मतगणना की तारीखों का ऐलान हो गया, प्रत्याशी कहीं घोषित कर दिए गए हैं, आम आदमी पार्टी ने घोषित किए हैं, कांग्रेस अभी कहीं पीछे नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करने में सबसे आगे नजर आ रही है। अब क्या स्थिति होगी? क्या बहुत जल्द प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे? और जो इतने दिनों से मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, या जैसा कि आपने बताया कि मिजोरम में भी उनकी अपनी जो वर्तमान सत्ताधारी दल है, वहां का जो विपक्षी दल है वो तैयारियां करे, तो अब क्या स्थिति सामने, बहुत आनन फानन में क्या स्थिति सामने आएगी? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से काम कर रही थी, और वो अपग्रेडेड वर्जन है पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल सिस्टम का। उनने अपने संगठन को केंद्रीय संगठन से जैसा बांध के रखा है और अलग अलग राज्यों में काम किया है, वो बहुत पहले से काम कर रहे थे। और आप ये देखें कि बगैर किसी लाग लपेट के मध्य प्रदेश में तो उन्होंने अपने प्रत्याशी बहुत पहले घोषित कर दिए, अन्य सीटों पर भी किए। तो ये काम किया, जबकि कांग्रेस अभी भी अपने पत्ते छुपा के चल रही है। वो ये सोच रही कि हम पहले इनके प्रत्याशी देख लें, उनके हिसाब से प्रत्याशी उतारें। तो अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो होमवर्क किया है उसका लाभ उसको मिल रहा है, और उसके लाभ के साथ में ही वो मैदान में उतरी है। तो ये अंतर है दोनों में, लेकिन धीरे धीरे नाम घोषित कर रहे हैं, प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। तो चुनाव तो अच्छा रहेगा इस बार। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तैयारियां सबकी अपनी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं एक तरफ एक कदम आगे नजर आ रही है, और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम विश्लेषण के लिए स्टूडियो हमारे पधारे राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि क्या आदर्श आचार संहिता के बाद क्या कुछ परिवर्तित होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी, और चुनाव आयुक्त के मुताबिक मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोटिंग होने वाली है। 5 राज्यों के रिजल्ट 3 दिसंबर को, सभी के परिणाम एक साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अब चुनावी समर का आगाज तो हालांकि बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब सब आमने सामने है, रणभूमि में उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि किस पार्टी की क्या रणनीति है और कौन किसको परास्त करने के लिए या फिर खुद विजयी होने के लिए इस चुनाव मैदान में उतरता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।